माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रिया को ऊटपटांग सी बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा सौरभ अपनी माँ जानकी देवी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई। बेटा, मैंने ऐसा क्या कह दिया रिया को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? इतने में उनकी बड़ी बहू सोनिया बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से आपकी गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है हमारी बच्ची। हम उसे इंग्लिश मीडियम इतने महंगे स्कूल में, प्ले स्कूल में भेजते हैं ताकि वह अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो पाए। लेकिन आप हैं कि हमारी सारी खुशियों पर पानी फेरने पर तुली हुई हैं। जानकी जी हैरानी से बेटे और बहू की बातें सुनी जा रही थी और इतने में बहू अपने पति सौरभ से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गवारों वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। न जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। अपनी माँ से कहिए कि ज़रा दूर ही रहे हमारी बच्ची से। जानकी जी काफ़ी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनी जा रही थी। वहीं बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाले शब्द अनवरत बोलती ही जा रही थी और बड़ा बेटा सौरभ सामने खड़ा चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, या यूं कहीं कि अपनी पति के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 6 महीने पहले ही पति के देहांत का गम झेल चुकी थी जानकी जी। आए दिन अपनी बहू के तानों का शिकार बनी रहती थी। जानकी जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे का नाम है सौरभ। सौरभ की एक बेटी है जिसे सब लोग प्यार से रिया बुलाते हैं, और छोटे वाला बेटा है सुनील, जिसकी 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। हुआ यूं था कि जानकी जी की अक्सर काम करते हुए अपने गांव के लोकप्रिय गीत गुनगुनाने की आदत थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लिया करती थी। एक दिन पहले रिया ने अपनी दादी को यह गीत गाते हुए सुन लिया और फिर तोते की तरह कुछ शब्द को रट लिया। नतीजतन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था, अपनी सास पर रौब जमा कर रखने के लिए। बहू जानती थी कि उनकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, इसलिए उन्हें दबाकर रखने के लिए वह आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी। वह कभी भी घर में शांति नहीं रखती थी। हमेशा चीखना चिल्लाना उसे अच्छा लगता था और सौरभ को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति के मृत्यु के बाद जानकी जी अपने होठ सी कर रखना ही उचित समझती थी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ था जब जानकी जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिलती हो, जिसका मेन कारण यह था कि दोनों बहुएं सास को अपने लेवल का नहीं समझती थी। जानकी जी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी थी, जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उनकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव ज्यादा था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी नंदों से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी सोनिया जानकी जी की बहू बनकर घर में आई, उसके बाद से ऐसे ताने देखने को रोज रोज मिलने लगे। मोर्चा बहू ने संभाल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते जानकी जी का आत्मविश्वास भी बहुत कमजोर हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी अच्छा नहीं लगता था। अब वह बात करने में झिझकती थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ गंवार हूँ? छोटे से गांव के साधारण से परिवार से संबंध रखती थी जानकी जी। उनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का होना दादी को बोझ लग रहा था। घर की मुखिया दादी ही थी। पिताजी दादी की हर बात मानते थे, तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी। सो तीनों बहनों का जीवन भी दादी के ही इशारों पर चलने लगा। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना जानकी जी का बहुत बड़ा बचपन से ही सपना रहा था। लेकिन गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके अब घर के कामों पर ध्यान दिया करो और हाथ बटाया करो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ दादी। बाबूजी, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ।
जानकी जी ने कहा तो रौब भरे स्वर में दादी बोलती है, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सिर पर बैठ गई हो, और ज्यादा पढ़ लिख गई तो न जाने क्या करोगी। दादी जी बिना किसी की परवाह किए अनवरत बोलती ही जा रही थी। जानकी जी के तमाम विरोध के बावजूद पिताजी ने वही किया जो दादी ने कहा। जानकी जी के सारे सपने अब उसे टूटते नजर आ रहे थे। आत्मनिर्भर बनने की बात को यह कहकर रफा दफा कर दिया गया। अब अपने घर में ही पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना, दादी ने रौब से कहा। यह सुनकर जानकी जी अवाक सी रह गई, यह सोचकर कि यह किसका घर है जहाँ मैंने जन्म लिया है, जहाँ मैं अब तक रह रही हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई जानकी जी की जिद थी। जानकी जी में जो अपनी सहेलियों से ही किताबें मांग कर ले लिया करती और छुप छुप कर पढ़ लेती थी। भले ही 12वीं पास न कर रखी हो, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उनने हासिल कर लिया था। मैं 16 साल की उम्र में उनका विवाह बड़े शहर के एक परिवार के 30 साल के लड़के से करा दिया गया। जानकी जी के तो जैसे सारे सपने ही टूट गए हों, सारे सपने जैसे मानो बिखर गए हों। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और स्नातक पास नंदे उसे अपने से कम स्तर की समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, ये कैसी देहाती भाषा में बात कर रही हूँ। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी भाषा में बात करते देखा तो फिर से पढ़ाई करने की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कह दिया। पति देव ने फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद जानकी जी का मन आत्मविश्वास से भर गया। उन्होंने सोचा कि अब आगे पढ़ने का मौका मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अब वह फिर से सुनहरे सपने देखने लगी। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ निर्देश दे दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो। पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा सौरभ पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा सुनील भी इस दुनिया में आ गया। तो पति देव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास बहुत समय ही समय है, फिर जो तुम्हारा मन करे कर लेना, तब तुम सारे ख्वाब पूरे कर लेना। जानकी जी ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उनका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी बनी थी जानकी जी। धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भुला ही दिया था उन्होंने। आज जब जानकी जी ने बेटे बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी तो उनका धीरज खो बैठा। आज उनका धीरज जवाब दे चुका था। वह अकेले में जाकर खूब रोई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को जब जानकी जी खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज़ आई और उनके कानों से टकरा गई। जानकी, ओ जानकी। जानकी जी को यह स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगा। यह आवाज़ उनके कानों में पड़ते ही उन्हें ऐसा लगा कि वह आवाज़ जानी पहचानी है। फिर सहसा बोल पड़ी, राधा। पीछे मुड़कर देखा तो राधा ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर जानकी जी बच्चों की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, राधा जी ने कहा। इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। जानकी जी ने बड़ी स्नेह भरी आवाज में कहा, जानकी, मेरी यहाँ के गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, सो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफ़र करवा लिया है और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ जानकी, बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे। कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस? अपनी सहेली द्वारा पूछे गए इस शब्द पर जानकी जी अचानक ठिठक गई। सोचने लगी, क्या ख्वाब थे मेरे? फिर याद आया, हाँ, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मेरे। इन आंखों में सोचते सोचते आंखें आंसुओं से भर गई और रूंधे गले से बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति ही अब न रहे। राधा 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह बात सुनकर राधा जी को झटका सा लगा। राधा जी जानकी जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए उनके गले लग गई। कुछ देर बाद राधा जी ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं तुमने? तुम तो पढ़ लिख करके शिक्षिका बनना चाहती थी ना? मेरी शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी।
शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहू के इशारों पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही हैं तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। और तुम जानती हो राधा, ऊपर से अनपढ़ गवार का तमगा मेरे सिर पर लगा दिया गया है, सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई है। इस उम्र में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती ना। ख्वाब पूरे न कर पाने की वर्षों पुरानी टीस आज जानकी जी के आंसुओं के जरिए बाहर आ निकली। राधा जी जानकी जी की बात सुनकर अवाक सी रह गई और एक गहरी सांस लेते हुए हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया है तुम्हारा? क्या हुआ है तुम्हारी उम्र को? लेकिन राधा, अब ख्वाब पूरे करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे और जग हंसाई होगी, सो अलग। तो राधा जी ने कहा, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। लोगों की मत सोचो, वह करो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हें खुशी देता है। यह तुम्हारी जिंदगी है। ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जानकी अपने अंदर की उस चुलबुली और बेवाक लड़की को जगा, जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तो आज भी वह सब कुछ कर सकती है जो उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन तुम हिम्मत रखना, डरना नहीं, डटी रहना, हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राधा जी ने जानकी जी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए अलग से ही कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने जानकी जी में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसे लगा जैसे कि किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। आज जानकी जी जैसे जैसे घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उनके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का, कहती हुई जानकी जी ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा दोनों बेटे सौरभ और सुनील घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई घर में खाना पका रही थी। शॉपिंग बैग को एक तरफ रखते हुए जानकी जी ने उसी समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए और सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे जानकी जी की बात सुनकर कुछ हैरान से रह गए और आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है आपको? जानकी जी कहने लगी, बहुत वर्षों से कुछ मेरे ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। माँ, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जानकी जी ने अपनी बात रखी तो सब लोग हैरान रह गए। मंदिर और सत्संग के अलावा ये कौन सा नया शौक पाल लिया है आपने? सासू माँ, यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोचकर बोला कीजिए। बहू तंज कसने के इरादे से बोली, माँ आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज? त्योड़िया चढ़ाते हुए बड़ा बेटा सौरभ बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का सौरभ? आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि मैं उन्हें अब पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें सही भी क्या है माँ? छोटे बेटे सुनील की आवाज़ आई। आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, लोग हंसेंगे मुझ पर, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू जानवी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। ताना कसते हुए बोली, माँ जी अभी अभी पिताजी की मौत हुई है और आपको यह सब करने की सोच रही है? आपने जरा सा भी नहीं सोचा? और यदि यह सब कारनामे करने ही थे तो कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में यह सब नहीं चलेगा। बेटे बहू अपना अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। जानकी जी वहीं स्तब्ध सी बैठी रही। वह गहरी चिंता में डूब गई थी, लेकिन इस बार उनके बागी मन ने बेटे बहुओं के फरमान को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वो हमेशा की तरह दब गई तो सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा।
जिंदगी में अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी पूरा न कर पाएंगी। अगले दिन सुबह तक जानकी जी ने सोच लिया कि उन्हें अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर निकल जाते थे तो जानकी जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल जाती थी। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर राधा शर्मा। मन ही मन सोचने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी राधा अपने आप पर। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, जानकी जी ने कहा तो गार्ड उन्हें ऑफिस में ले गया। जानकी जी को अपने सामने की ओर कदम बढ़ाते देखकर राधा जी बहुत खुश हो गई। जानकी जी ने स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। लेकिन जानकी जी ने अपनी सहेली से कहा कि राधा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। घर के हालातों के कारण वह प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं आ पाएगी। तो राधा जी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज के कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही जानकी जी ने बेटे बहुओं के जाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन जानकी जी रातों को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकाल लेती थी। दोनों बहुओं को कभी कभी कुछ शक भी होता कि माँ जी ने मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। समय समय पर राधा जी भी फ़ोन करके जानकी जी की पढ़ाई के विषय में उन्हें जानकारी देती रहती थी, जिससे जानकी जी का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। पढ़ाई करते करते अब जानकी जी में भी आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा, देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज जानकी जी कुछ बेचैन सी लग रही थी, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई का काम करते करते जानकी जी इसी बारे में सोच रही थी कि इतने में राधा जी का फोन बज उठा। जानकी, तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन की तीसरे वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है जानकी। जानकी, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपनी जैसी औरतों के लिए एक उदाहरण की मिसाल पैदा की है। जानकी जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर ले आई और अखबार देखा। अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहे उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। जानकी जी ने ऐसी मिसालों को जिंदा रखने में योगदान दिया है। 52 वर्ष की जानकी देवी जी ने अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखकर जानकी जी फूली नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि की भाव आ गए थे, वह आज से पहले कभी नहीं आए थे। जानकी जी मन ही मन सोच रही थी कि जब ये बात अपने बेटे बहुओं को बताएंगी, उन्होंने अखबार के पहले पेज पर अपनी फ़ोटो दिखाएंगी, तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वे लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ पर, सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होती। जानकी जी से अब और इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहुएं घर पर आ गए तो जानकी जी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा सौरभ अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उनकी त्योड़ियाँ चढ़ गई। माँ, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यही बात समझाई गई थी कि ये सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से माँ जी फ़ोन पर क्या कर रही हूँ, तो यह गुल खिला रही थी आप। बहू, थोड़ा तमीज़ से बात करो, ये कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? जानकी जी ने विरोध भरी आवाज़ में कहा। बड़ी बहू, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तुम मुझे इसी बात के लिए ताने मारती रहती थी। अब यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है,
तुम लोग तो नौकरी पर चले जाते हो, मैं पीछे घर का सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। अपने यह ख्वाब तो मैं बहुत पहले ही पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने ख्वाबों को भी भुला गई। तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखने लगी। जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं, कितना गलत सोच रही थी, जो अपनी औलादों के पीछे अपने सपनों को भूल गई थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए जानकी जी रुंधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी करूंगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने में छोटा बेटा भड़कते हुए बोला, माँ, अगर आपको यह सब करना है तो आप कहीं और जाकर कीजिए। हमारे घर में इन सब के लिए कोई जगह नहीं है। ये तमाशा अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर जानकी जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंच गए और जानकी जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में कि आप इसके बाद क्या करने की सोच रही हैं, तो जानकी जी ने कहा, मैं आगे बीएड करना चाहती हूँ और बीएड की पढ़ाई करना शुरू करूँगी और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था, सो बेटे बहू भी घर पर ही थे। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कुछ न बोल सके। लेकिन जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर निकलने लगे, वे अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ, आखिर हो क्या गया है आपको? आखिर ये तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा सौरभ बोला तो जानकी जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं। बेटे बहू हैरानी से जानकी जी की तरफ देखने लगे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल जानकी जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर रहूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और 10 दिन में मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और देख लो। जानकी जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी से जीने से तो अच्छा है कि मैं आत्मविश्वास आत्मनिर्भर बनकर अकेले रह लूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। यह सुनकर बेटे बहू हैरान रह गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे, क्योंकि मकान जानकी जी के नाम पर ही था। अब बेटे बहू दुविधा में थे। जानकी जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया। जानकी जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जानकी कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।